जो 260 के मैटर्स है उसी में से एक मैटर विच अपीयर्स टू बी ऑफ मच सिग्निफिकेंस, उसकी एक फर्दर कम्युनिकेशन अलग से 265 के अंदर बता दी गई। तो ऐसे 265 में जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? वो एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेटिंग व्हाट, डेफिशिएंसीज, किसमें? इंटरनल कंट्रोल में। किसको? मैनेजमेंट एज वेल एज टीसीडब्ल्यूजी को। 260 के बाद 261 आना चाहिए था, नहीं। अब 260 के बाद इन्होंने 265 ले लिया, तो बीच में 61, 62, 63, 64 छोड़ दिए कि किसी और को कोई चीज कम्युनिकेट करनी हो तो स्कोप बना करके रखा है, स्कोप बना करके रखा है। ऐसे 700 प्रोप्राइटरशिप, हाँ जी ग्वालियर, बिल्कुल एप्लीकेबल है। जब आप गाइडेंस नोट पढ़ते हैं ना टैक्स ऑडिट का 44 AB का, उसमें क्लियरली लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट वाले पार्ट के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होंगे। सो बात करते हैं 265 की, कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। 260 की एक्सटेंशन तो हम इसको क्या कहें, मतलब सिंपल कि 260 में कम्युनिकेशन है, उसी का एक पार्ट डिटेल में 265 में कवर हो गया। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट डेफिनेटली डिफर करता है, फॉर्म 3CA 3CB में जाता है ग्वालियर। क्या मैं उसको टैक्स ऑडिट में डिस्कस कर लूं लेटर ऑन? उस मैटर को टैक्स ऑडिट के चैप्टर में डिस्कस कर लूं या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अब इसको करा लूं? फॉर्मेट डेफिनेटली डिफर है, मुझे भी पता है, फॉर्म 3CA 3CB होते हैं, बट लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए आप, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? बताओ। गुरुग्राम, पारकेंट, फरीदाबाद, धनबाद, गिरीश पार्क, क्या होता है? भरतपुर, इनअप्रोप्रिएट। अच्छा, और कोई मीनिंग? कोहाट, खामियां हैं इंटरनल कंट्रोल में, ओके। और गुड़गांव, नॉट कंटिन्यू, ओके। इन कंटिन्यूटी, बीकानेर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, हापुड़ लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, इंदौर लैकिंग, भवानीपुर परचेजेस नॉट ऑथोराइज, तो एग्जांपल हो गया। इनइफेक्टिव डिजाइन या ऑपरेटिंग नहीं है, नॉट इफेक्टिव, इनकंसिस्टेंसी। अब जरा स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देखो जी, हरिद्वार लूप होल, समझ गया मैं। मेजॉरिटी जो आपने आंसर दिए वो डेफिनेशन, डेफिशिएंसी वर्ड के सिनोनिम्स को आपने बताया जी। सहारनपुर, आपका आंसर काफी हद तक करेक्ट है। यदि इंटरनल कंट्रोल जो रिक्वायर थे फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, मिस स्टेटमेंट्स की प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए जो इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर्ड थे, दे आर मिसिंग। ये इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करते, एब्सेंट है जी। बीकानेर एब्सेंट है। इनेबिलिटी टू आइडेंटिफाई, राइट बोरीवली, प्रेजेंट हैं बट अनेबल हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट, फेल हो रहे हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। दे आर अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। तो नाउ इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी, इट मींस internal control which are required for the prevention, detection and correction of material misstatements on a timely basis, they are missing or they are fails to prevent, detect and correct. चलिए, अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, ऑडिटर के प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर ऑडिटर के कंप्लीट प्रोसीजर्स क्या है। ऑडिटर शुड डिटरमाइन क्या डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, यदि हां क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, यदि हां देन कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एज वेल एज टीसीडब्ल्यूजी इन राइटिंग। यदि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है
inform only to management in writing. So auditor need to identify क्या internal control में deficiency exist करती है. Now अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट से हम बात करते हैं इधर परचेजेस और क्रेडिट सेल. क्या इनका कोई डेफिनेट पॉलिसी, प्लान, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होनी चाहिए? क्या इनकी कोई स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होनी चाहिए कि क्रेडिट पर सेल करनी है या सामान कोई खरीदना है तो पहले स्टोर रिक्विजिशन रेज होगा, देयर आफ्टर टेंडर्स इनवाइट किए जाएंगे, फिर सिलेक्शन होगा सप्लायर का, परचेज ऑर्डर इशू होगा, सामान आएगा, क्वालिटी चेक होगा, बिल पास होगा, एटसेट्रा. क्रेडिट सेल के अंदर सेल ऑर्डर आएगा, उस पर्सन का क्रेडिट अप्रेजल होगा, क्रेडिट लिमिट फिक्स की जाएगी, देयर आफ्टर सेल ऑर्डर कंफर्म किया जाएगा, फिर गुड्स की डिस्पैच होगी, इनवॉइस रेज होगा, देन कलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा. तो ऐसे कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है. जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑडिट कर रहे हैं वहां पर ऐसी कोई चीजें ही नहीं है. क्या कहेंगे आप? क्या परचेजेस के रेफरेंस में एंड क्रेडिट सेल के रेफरेंस में इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है या नहीं है? बताएं, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है या नहीं है? यस, इंटरनल कंट्रोल मिसिंग है जो होना चाहिए था. बट इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी बना रखी है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रही. सामान बेच दिया जाता है, बाद में क्रेडिट अप्रेजल की जाती है. सामान बेच दिया जाता है, बाद में क्रेडिट अप्रेजल की जाती है कि इसको कितने का सामान बेचना चाहिए था. तो क्या आपका इंटरनल कंट्रोल टाइमली इन गलतियों को रोक पा रहा है? नहीं. दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो एज ए ऑडिटर आई नीड टू आइडेंटिफाई क्या इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, और यदि डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है क्या वो सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होगी? इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट. जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो पूरा इनइफेक्टिव है. ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं रख रखा है. करंट पीरियड में आपने पाया पिछले साल की गलतियों को करेक्ट किया गया है. तो ऐसी कुछ चीजें हैं, इंडिकेटर्स हैं, जहां से आपको आइडिया लगता है कि दिस डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट्स सिग्निफिकेंट वर्क, कि क्या ये सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट है तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी दोनों को बताओगे इन राइटिंग. बट यदि ये सिग्निफिकेंट नहीं है बट डेफिशिएंसी है, ओके, ओनली मैनेजमेंट को बता दो इन राइटिंग. और जो ये कम्युनिकेशन होगी इट विल बी इन राइटिंग, जो हो रही है थ्रू अ लेटर नोन एज आरएपी स्टैंड्स फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. जो ये कम्युनिकेशन है दैट इज इन राइटिंग, इसको एक डॉक्यूमेंट का नाम दिया जाता है एंड दैट डॉक्यूमेंट इज लेटर ऑफ वीकनेस, LOW. लो जी लो, हावड़ा, नींद खुल गई बेटा आपकी. हावड़ा वाले कह रहे हैं सर मैनेजमेंट में और टीसीडब्ल्यूजी में एक बार डिफरेंस तो बता देते. अभी पिछले स्टैंडर्ड में सबसे पहले कराया ही क्या था? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का डिफरेंस ही तो कराया था हावड़ा. जो पर्सन डे टू डे की जिम्मेदारियां लेता है, लाइक जो ये परचेजेस को संभालेगा, क्रेडिट सेल को संभालेगा, ये एम्प्लॉइज की
सैलरीज को, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करवाएगा, वो सारे पर्सन कौन से होते हैं, उनको क्या नाम दिया जाएगा? द पर्सन हु डील्स इन डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी, डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इनको नाम दिया जाएगा मैनेजमेंट का। ये मैनेजमेंट का के अंदर कवर होंगे। लेकिन जो पर्सन बोर्ड मीटिंग का पार्ट होते हैं, कंपनी की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीसीडब्ल्यूजी कहलाती है। जेट एयरलाइंस के अंदर जो संकट आया, उसके अंदर जवाबदेही किसकी फिक्स हुई? जवाबदेही किसकी फिक्स हुई उस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर? क्या उनके हवाई जहाज खराब थे? क्या उनके पायलट्स खराब थे? क्या उनकी सर्विसेज खराब थी? ऐसी कोई बातें नहीं हो रही। रादर एक पर्सन का नाम लिया जाता है बार बार, नरेश गोयल। तो रिस्पॉन्सिबल किसको बनाया गया? जो गवर्निंग रोल के अंदर है। अब बाकी रोल तो सभी का हो सकता है, छोटे छोटे पर्सन्स का भी, कि जो क्लरिकल लेवल पर भी हैं, वो भी हो सकता है मैनिपुलेशंस कर रहे हो रिकॉर्ड्स में। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। गुरांग शेट्टी रिजाइन जेट एयरवेज। जेट एयरवेज का आ रहा है, अभी हो सकता है सरवाइव कर जाए, होस्टेस खराब है। अच्छा, सहारा में, किंगफिशर में, नाम तो जो सीईओ या टॉप लेवल पर डायरेक्टर है, जो मेजर शेयर होल्डर है, उन्हीं के आते हैं ना। फरीदाबाद तुम तो कुछ ही मत बताओ, मैं बता रहा हूं ये इंडिगो भी डूबेगी, ये भी डूबेगा। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो फरीदाबाद ऑडिट के पेपर में कितने नंबर लेकर आओगे? तुम्हारे आंसर देखकर लगता है पास तो अच्छे नंबरों से होगे, बट इतना तो बताओ, क्या 80 प्लस 90 प्लस ले आओगे? नहीं, 40 वाले तो नहीं लगते, आंसर तो अच्छे देते हैं, मजाक भी करते हैं। हाँ, कितने फरीदाबाद? 80 नंबर, ठीक है, चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्से 265। लेटर ऑफ वीकनेस के कंटेंट अभी डिस्कस करने हैं, वो नोटिंग के अंदर ही मैं आपको लिखवा दूंगा।